हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 5 बायो का। और हमारी पिछली वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने ये पढ़ा कि किसी एक सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज उसका नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ। सेल जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। किसी भी सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी उसकी संरचनात्मक जो उसकी संरचना है वो क्या है, उसमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट हैं। तो इसका आंसर है द सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनेले। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन टाइप जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उन्हें ऑर्गेनेलेज कहा जाता है। और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेले प्रेजेंट होते हैं। मेनली 3 होते हैं। 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है कोई भी एक सेल, चाहे वो एनिमल है या प्लांट सेल है। ऑलमोस्ट एवरी सेल्स, सभी सेल में क्या होता है, ये 3 ही कंपोनेंट हैं जो कि किसी भी सेल को फॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेकेंड इज़ न्यूक्लियस एंड थर्ड इज़ साइटोप्लाज्मा। और ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कि क्या है, एक नॉर्मल कोई भी सेल जो होगा वो ऐसा ही होता है। एक स्फेरिकल बॉडी होगी। अगर एनिमल सेल है तो सेल स्फेरिकल होगा, और अगर प्लांट सेल है तो वो क्यूबॉइडल से शेप होती है। और फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियस और थर्ड इज़ साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा जो लिक्विड मटेरियल फिल होता है, ये एक लिक्विड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। और एक न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में केंद्रक कहा जाता है। उसके बाद एक मेम्ब्रेन होती है जो कि इन सब चीज़ों को बाउंड करके रखती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है? The plasma membrane allow or permit the entry and exit of some material in and out of the cell। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? वो मटेरियल्स को अलाउ करती है, कुछ ही मटेरियल्स को अलाउ करती है अपने सेल के अंदर आने देती है, और कुछ मटेरियल्स को सेल के बाहर जाने के लिए भी अलाउ करती है। सारे कंपोनेंट को या सारे मटेरियल को वो ना ही अंदर जाने देती है और ना ही बाहर जाने देती है। तो और इसका काम क्या होता है? इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स। कुछ अदर मटीरियल्स होते हैं उनको भी ये क्या करती है, उनकी मूवमेंट को भी प्रिवेंट करती है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसीलिए इसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सिलेक्टिवली यानी कि कुछ ही सिलेक्टिव चीज़ों को ही परमेबल यानी कि परमिट करती है आने के लिए, इसलिए हम इसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है जो कि हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो भी मूवमेंट होती है मटेरियल्स की, चाहे वो लिक्विड है या गैसेस है, वो 2 प्रोसेस से होती है। फर्स्ट है डिफ्यूज़न और सेकंड होती है ऑस्मोसिस। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यानी कि जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज का मतलब गैसेस का आदान प्रदान हो रहा है और उसकी मूवमेंट हो रही है किसी भी सेल से, चाहे वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, वो कहाँ से कहाँ होती है? हाई टू लो कंसनट्रेशन, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, या कोई दूसरी भी अदर गैसेस भी होती हैं, तो उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और गैसेस का अंदर आना और बाहर जाना, यानी उसकी मूवमेंट को डिफ्यूज़न कहा जाता है। इस प्रोसेस के डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ही मूवमेंट होती है, और ये सिर्फ गैसेस सब्सटेंस के लिए होती है। और ये इसके लिए किसी भी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाती है। और सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का नहीं भी होना कोई भी ज़रूरी नहीं है कि है या नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे स्मोक है, धुआं है। अगर एक जगह धुआं हो रहा है तो वो कहाँ मूव करता है? ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। तो नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ज़्यादा से कम की तरफ मूव कर रहा है, उसमें किसी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही डिफ्यूज़न होता है जिसमें भी गैसेस जो होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। और कहाँ से कहाँ जा रही है? हाई टू लो कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन मतलब उसकी
मात्रा ज़्यादा से कम मात्रा की तरफ मूव कर रहा है। और ये नॉर्मली किस में होता है, प्लांट में और एनिमल, किसी में भी होता है, हर प्लांट सेल में या हर एनिमल सेल में भी होता है। और नॉर्मल डिफ्यूज़न जो होता है वो मेनली प्लांट्स में ही होता है, एनिमल में बहुत कम होता है, क्योंकि एनिमल सेल में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से डिफ्यूज़न प्रोसेस एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। वो उसकी वजह से सारा CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है एनिमल में पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए ये प्लांट में ज़्यादा होता है। तो सेकंड टॉपिक है इसका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, ये भी मूवमेंट की एक प्रोसेस है। ये भी द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच एस SPM इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। SPM ये शॉर्ट फॉर्म है सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन की, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इससे पहले जो डिफ्यूज़न था उसमें गैसेस मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है और इसमें वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहा है, और इसके लिए इस मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है। बिना मेम्ब्रेन के वो मूवमेंट नहीं होगी। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस, और बिना मेम्ब्रेन के हो रही है तो वो डिफ्यूज़न होगा। तो इसको हम और आगे कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू SPM यानी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, यानी कि पानी का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होना, और वो भी एक मेम्ब्रेन के क्रॉस मेम्ब्रेन के द्वारा, उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न प्रोसेस जो हैं वो अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मेनली जो सॉल्यूशन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकेंड इज़ हाइपरटोनिक, और थर्ड इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो पहले ये देख लेते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। जब किसी सेल के चारों तरफ का मीडियम, यानी कि जो माध्यम है, सेल के मीडियम से ज़्यादा डाइल्यूट है, यानी कि अगर कोई सेल है और वो किसी मीडियम में रखा हुआ है, सपोज़ पानी के अंदर रखा हुआ है कोई भी सेल, और कोई भी सॉल्यूशन है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर रखा हुआ है, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, और वो सॉल्यूशन क्या है, ज़्यादा डाइल्यूट है, यानी उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है बजाय कि सेल के अंदर। तब क्या होगा, जो मूवमेंट है वाटर की, वो कहाँ से कहाँ मूवमेंट करेगी, बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होगी, क्योंकि बाहर क्या है, बाहर का जो सराउंडिंग है वहाँ पे वाटर का अमाउंट ज़्यादा है जबकि सेल में कम है। तो यही हमने पढ़ा है ऑस्मोसिस में कि जो लिक्विड है, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, ज़्यादा से कम की तरफ, यानी कि हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, इस तरह का सॉल्यूशन जब क्या होगा, और इसकी वजह से क्या होता है, सेल में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, जब सेल किसी लिक्विड मीडियम में रखा हुआ है और उसमें उस मीडियम में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो वाटर का अमाउंट बाहर मीडियम में ज़्यादा है जबकि सेल में कम है, उस समय पर वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा, और वो उस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और जब सेल के अंदर तक वाटर मूवमेंट हो रही है, वाटर की मूवमेंट सेल के अंदर हो रही है, तब सेल क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा और वो फूल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसका अपोजिट होता है जस्ट, जब वाटर सॉल्यूशन ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेटेड को हम समझ सकते हैं, कंसनट्रेटेड का मतलब आप कह सकते हो गाढ़ा होना, जबकि क्या है, सेल किसी ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, यानी कि वाटर का अमाउंट बहुत कम है उसके अंदर, तब सेल के अंदर मॉलिक्यूल जो होंगे वो बाहर की तरफ मूव करेंगे और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। जैसे कि सेल के अंदर वाटर लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा है और बाहर मीडियम में कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। थर्ड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब होता है सेम, तो इसमें क्या होता है, इस सॉल्यूशन में ना तो मूवमेंट बाहर हो रही है ना ही अंदर हो रही है, उसमें मीडियम में वाटर कंसंट्रेशन और सेल का कंसंट्रेशन सेम होता है। उस समय पर मूवमेंट ना तो बाहर हो रही है ना ही अंदर हो रही है, मूवमेंट हो रही है, वो सेल से सेल के अंदर का भी वाटर जो है वो मूव कर रहा है और मीडियम का भी वाटर मूव कर रहा है, लेकिन वो दोनों ही
सेम कंसंट्रेशन है, इसलिए वो एज इट इज़ पड़ा रहता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर। उसके बाद ये थोड़ा सा डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि सपोज़ ये एक हमारे पास एक डिश है जिसमें कि क्या है, हमने कुछ रेजिन्स रखे हैं। आप रेजिन्स की जगह कोई भी ड्राई नट्स ले सकते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे हमारे पास रेजिन्स हैं, ये क्या है, बिल्कुल सूखे हुए हैं, और जब हम इसे पानी में डालते हैं तो कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, ये फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर ये जो क्या है, सेल हैं। जो रेजिन होती हैं, किशमिश जो होती हैं, उसके ऊपर बाहर एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है। तो उस मेम्ब्रेन क्या है, वो सेल के बाहर का मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है। और जब हम उसे पानी के अंदर डुबा के रखते हैं तो पानी बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो जिसकी वजह से मूवमेंट कहाँ जाए होगी, पानी का बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा। कहाँ मूव करेगा पानी? सेल के अंदर, यानी कि रेजिन के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका रिज़ल्ट ये फूल जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब हम किशमिश को पानी में भिगा देते हैं तो थोड़ी देर बाद वो फूल जाती हैं। तो उस समय पर वो फूल गई तो उस सॉल्यूशन कौन सा कहलाएगा? इस सॉल्यूशन को क्या नाम देंगे हम? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा? स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स।